हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज के विक्रांत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। ऑल गुड। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा सेगमेंट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। दोस्तों देखो, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था तो उसमें एक चीज जो आपको हमारे और आपके जेहन में आया था वो ये था कि आपको चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अट्रैक्ट करने का मतलब क्या, यानी फोर्स लगाते हैं। रिपेल करने का मतलब क्या, फोर्स लगाते हैं। अरे भाई, अट्रैक्ट कब होगा कोई, जब फोर्स लगेगा तभी होगा। रिपेल भी कब होगा, जब फोर्स लगेगा तभी होगा, है ना। तो ये बातें ठीक। तो एक बात बताइए, ये जो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं ना, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, हिंदी में स्थिरवैद्युत बल। ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है इसे डिफाइन किया कूलम्ब साहब ने। किन्होंने? कूलम्ब साहब ने। ठीक है। तो बोलो, कूलम्ब तो चार्ज का ऐसा यूनिट है, ये कूलम्ब साहब के नाम पे ही है। ठीक है ना। जो भी जिस पेपर पर, जिस टॉपिक पे ज्यादा काम करते हैं तो आपको या तो उनके रिगार्ड में या तो वो खुद ही अपने नाम से किसी चीज को पेटेंट करवा लेते हैं। ठीक है। तो बात यही है, चार्ज पर कूलम्ब साहब ने काफी काम किया है। ठीक। तो चार्ज के बीच का फोर्स किन्होंने बताया? कूलम्ब साहब ने बताया। तो इन्होंने अपने लॉ में बताया, कूलम्ब्स लॉ में इन्होंने बोला, क्या बोला भाई? देखो पढ़ते हैं। इफ टू चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस देन म्यूचुअल फोर्स ऑन बोथ इज directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to a square of distance between them। इन्होंने कहा कि अगर दो चार्ज को, देखिए बस मानने के लिए हम ऐसा ले रहे हैं, एक्चुअली में इसको चार्ज मत समझना। मान लो कि ये दो चार्ज है, बस मानने के लिए ले रहे हैं। कूलम्ब साहब ने कहा कि अगर दो चार्ज कुछ दूरी पर रखा हुआ है तब दोनों पर फोर्स लगेगा, है ना। तब दोनों पर फोर्स लगेगा और दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी दोनों मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं ना, चार्ज का जो मैथमेटिकल वैल्यू होगा, दोनों का जो मैथमेटिकल वैल्यू होगा उसका क्या? गुना का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दोनों के बीच में जो दूरी है, यही दूरी है। दोनों के बीच में जो दूरी है, इस दूरी के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। यानी इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? ये दोनों के मैथमेटिकल वैल्यू, यानी दोनों के चार्ज, है ना, दोनों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच में जो दूरी है उस दूरी के स्क्वायर का, यानी इस दूरी के वर्ग का आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, बात समझ रहे हैं? तो ये बातें ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको ऐसा होगा। अब देखो, एग्जाम में आप डिट्टो यही चीज लिख देना, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है। मैंने कूलम्ब्स लॉ का बहुत ही आपको बेहतरीन और सटीक डिफिनेशन लिखा है। इफ टू चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस देन म्यूचुअल फोर्स ऑन बोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to a square of distance between them। ये किसने कहा? कूलम्ब साहब ने कहा। ठीक है। और इन्होंने अजम्पशन बेसिस पे कहा था। देखिए ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा कि अगर दो चार्ज को आप कुछ दूरी पर ले लो, हमने दो चार्ज Q1 Q2 को कुछ दूरी पर ले लिया, ये दूरी क्या है? R। ये दूरी क्या है? R है। तो इन्होंने कहा कि ये दोनों पर
इस पर भी और इस पर भी, दोनों पर फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल का। ठीक है ना। तो भाई दोनों के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, दोनों का मैथमेटिकल वैल्यू। चार्ज बराबर अगर 10 कूलम दिया गया है, 15 कूलम दिया गया है, वो वाला है ना। तो ये पहला। फिर इन्होंने कहा कि दोनों के बीच में जो दूरी होगा, ये वाला दूरी r, उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। यानी दोनों पर जो फोर्स लग रहा है वो और क्या होगा, आपको उस फोर्स का एक और नेचर होगा कि वो फोर्स इन दोनों के बीच जो दूरी है उस दूरी के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो दोनों इक्वेशन से हमने ऐसा किया, तो पहला में था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपको, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं f बराबर k q1 q2 बाई r स्क्वायर। जो k क्या है, k है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। ये जो k है ना, आप बहुत सारा ऐसा चीज पढ़े हैं जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मानते हैं, आप मानते हैं। तो k वही है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। तो ये k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस k का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये देखिए, ये वैल्यू ऐसे ही नहीं रख दिया गया, सब आपको एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। ठीक है। और k का यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो तुम बोलोगे कैसे, बिल्कुल हो जाएगा यार। देखो आपको F बराबर इतना दिया गया है, तो F तो फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो देखिए न्यूटन होता है। तो आपको एक्चुअली में क्या, K का यूनिट चाहिए, तो फोर्स इंटू r स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम सिर्फ K का वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहे तो फोर्स इंटू r स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। तो फोर्स का क्या, न्यूटन, इंटू r स्क्वायर का क्या, मीटर स्क्वायर। और बाई में क्या है, Q1 इंटू Q2। तो Q1 भी चार्ज, Q2 भी चार्ज, दोनों का यूनिट कूलम। तो कूलम गुने कूलम क्या होगा, कूलम स्क्वायर। चलो हमने कहा कि हम k को ऐसे भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी आपको एक्सपेरिमेंटली पता कर लिया गया है। ये सब देखो, ये सब सारा चीज जो लिखा गया है ना एक्सपेरिमेंटली, आपको बहुत पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया गया था इन सब चीजों पे, और बाद में हम इन सब चीजों को बस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये ऐसा होता है, ये सात्विक सत्य है, आपको एक्सपेरिमेंट के बेस पे ऐसा लिखा गया है। ठीक, तो देखिए, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 ऐसा होता है। ठीक है। तो देखो बात दरअसल ये है कि ये जो k है ना, k से ये नहीं, k से ये वाला टर्म नहीं आया है, इस वाले टर्म से k आया है। k से इस वाला टर्म नहीं आया है, इस वाला टर्म से ही k आया है। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप नहीं अभी जान रहे हैं, जब जानेंगे तो आप इस चीज को फील कर लेंगे। ठीक, देखिए समझते हैं आगे एप्सिलॉन नॉट को अच्छे से। देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट बराबर वहां पे लिखा गया 8.85 गुने 10 टू द पावर माइनस 12, ये एप्सिलॉन नॉट आखिर है क्या? ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपको एक्चुअली में ये है परमिटिविटी, permittivity of free space
अब देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, पहले परमिटिविटी को भी समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये क्या है परमिटिविटी, क्या है परमिटिविटी जो है ये है फैक्टर विच allow या oppose इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो उसी को इफेक्ट भी आप कह सकते हैं, इफेक्ट रीजन। देखिए इप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसका वैल्यू इतना होता है। खैर यूनिट भी इसका हमने लिख दिया है, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, वो तो यहीं से आप लिख दीजिएगा। इसका यूनिट होता है न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, तो 4 पाई का तो कुछ यूनिट होना ही नहीं, इप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा बस। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इप्सिलॉन नॉट है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमें एक्चुअली समझना ये है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है बाबू, है ना। देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है कि फैक्टर विच अलाउ और अपोज इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहिए इन एनी रीजन। देखो नाम ही है परमिटिविटी, यानी परमिट देता है, अलाउ करता है या तो अपोज करता है। परमिट का मतलब क्या होता है, परमिट का मतलब कि या तो आपको अलाउ किया जाएगा या तो अपोज किया जाएगा, है ना। यानी वो फैक्टर जो किसी रीजन में किसी क्षेत्र में आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए इस चीज को अलाउ करता है, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी आपको परमिटिविटी किसी क्षेत्र में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है ना। किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो अलाउ करता है कि हाँ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या तो अपोज करता है। ठीक है, वही क्या है, परमिटिविटी है। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं ये डिपेंड करेगा जिस रीजन में यानी जिस स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं उस स्पेस के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। ये आपको वैक्यूम के लिए अलग होगा, पानी के लिए अलग होगा, हवा के लिए अलग होगा, कंडक्टर के लिए अलग होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी चीज को ये बता रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा उसी चीज को ये बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बाबू आप अभी इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि किसी भी क्षेत्र में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा उस चीज को कौन डिसाइड करता है, परमिटिविटी डिसाइड करता है। ठीक, और इप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। तो एक्चुअली में आप जो ये लिखे हैं ना, ये जो आप लिखे हैं कि आपको k बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो एक्चुअली में देखिए बात दरअसल ये है कि आपको फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला ऐसा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर, जहां q1 q2 क्या है, दो चार्ज है, q1 q2 दो चार्ज है, r दोनों के बीच की दूरी है। और अब ये दोनों चार्ज के बीच का जो जगह है ये कैसा है और कितना ये दोनों चार्ज के बीच वाली इस जगह में कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रिक
इफेक्ट का खेला कितना मजबूत होगा या कितना कमजोर होगा, वो डिपेंड करेगा कि बीच वाला जगह कैसा है, कंडक्टर है कि पानी है कि एकदम हवा है या एकदम में कुछ न है या कैसा है, वो डिपेंड करेगा ये सरफेस कैसा है, यानी ये वाला स्पेस कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो स्पेस का नेचर है, इस बात पे इलेक्ट्रिक खेला डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है। तो आपको जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस भी फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पास करेगा, यानी जिस भी फैक्टर से इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट पास करेगा, जिस भी फैक्टर से इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें होगा, उस फैक्टर को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो एक्चुअली वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। यानी एप्सिलॉन नॉट क्या है, इस खाली दोनों के बीच का जगह जो है उसके नेचर को दिखाएगा, यानी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट इससे पास कर सकता है, वो कौन बताएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो आपको ओरिजिनल फॉर्मूला फोर्स का वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये चीज लंबा ना हो जाए, पूरा लंबा चौड़ा ये फॉर्मूला लग रहा है, इसलिए हमने इतना बराबर क्या मान लिया, K मान लिया, ठीक है। और इतना का वैल्यू हमको पता था एप्सिलॉन नॉट का, तो इसमें और 4 का भी पता है और पाई का भी पता है, तो हम एप्सिलॉन नॉट और पाई का वैल्यू जब पुट कर दिए तो K का वैल्यू हमको मिल गया 9 × 10⁹ तो देखो एक बात समझ में आया क्या, वो क्या, वो बात ये कि आपको K से ये नहीं आया है, इससे K आया है, इसको हमने K मान लिया है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले K उसके बाद ऐसा किया, नहीं, आपको हमने इसी को K मान लिया, इसलिए पहले ये आया है, क्योंकि ये एकदम से फोर्स का बेसिक नेचर है, ये दोनों चार्ज के बीच के स्पेस के नेचर को बताता है। हमारी बात समझ में, चलो ओके, एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ पढ़ रहे हैं आप लोग, तो ठीक, बात समझ में आ रहा है। चलिए भाई, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो हमने ये बता दिया। अब देखो जरा, आपने फोर्स का फॉर्मूला देखा, ठीक है जी। अब मान लो कि आपको ऐसा है, एग्जाम्पल एक ले लीजिए कि एक चार्ज Q1 दिया गया था, क्या ले लें, 5 माइक्रोकूलम। एक चार्ज यहां पे दिया गया था Q2 जो कि था 10 माइक्रोकूलम। ये जो बीच की दूरी थी, ये क्या लें, ये ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। अब कहेगा फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, फाइंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, FE यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूछा गया है, E स्मॉल दीजिएगा, ठीक, तो निकाल लीजिए, ये तो आप जानते ही हैं भाई, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको K भी कहते हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही ना फोर्स का फॉर्मूला। तो जब यही है तो बाबू क्या हो जाएगा, सर आप कैलकुलेट करें, आप जाने इसका वैल्यू 9 × 10⁹ और इसका क्या हो जाएगा, देखो माइक्रोकूलम है, माइक्रो मतलब समझते हैं ना 10⁻⁻6, ये माइक्रो मतलब क्या होता है 10⁻⁻6। बाबू देखो अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, बहुत मिलने जा रहा है, इंडेक्स जान लो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, है ना, इसको क्या कहते हैं माइक्रो, है ना। आपको उसके बाद होता है मिली बराबर 10⁻³ नैनो। खैर ये सब 11th में आपको बताया गया होगा, अगर नहीं जानते हैं तो बाबू फिर से रिवाइज करवाते रहे, 10⁻⁹
ठीक है। अब सेंटी बेंटी तो जानते ही होगे ना। अब P को 10 के पावर माइनस 12, फेम्टो 10 के पावर माइनस 15, ये सब बाबू याद रखना। मेगा, अरे कम यूज करते हो कि नहीं मोबाइल का डाटा वगैरह, एमबी रहता है, मेगाबाइट रहता है। मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6 और एक होता है गीगा बराबर 10 के पावर 9। ये सब याद रखिएगा, ये सब आपको फिजिक्स में यूज में आते रहता है, ठीक है ना। चलिए तो ये बात, अब सवाल पर आते हैं। तो 5 इंटू 10 के पावर माइनस 6 माइक्रो कूलम है ना, और ये क्या 10 गुने 10 के पावर माइनस 6। और देखिए दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या कीजिएगा 100 से भागा दे दीजिएगा ना। यस, ऐसा। अब यही हो गया। अब इसी को सॉल्व करोगे, यहां पे देखो वो सॉल्व करके लिख देते हैं, ठीक है ना। बॉक्स बना दे रहे हैं, बॉक्स में लिख दे रहे हैं। आ जाओ जरा, 9 में 5 से गुना करो 45 गुने 10 के पावर 9 है और ये एक 10 के पावर 10 हो जाएगा, और ये क्या है 10 के पावर माइनस 12 तो 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब आइए जरा ये इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, नीचे में 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, ठीक है ना, और 100 क्या है ऊपर चला जाएगा, तो 100 का स्क्वायर होगा तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। हो जाएगा ना बाबू। जब हो जाएगा तो देखो तो 10 के पावर 4 और ये 10 के पावर माइनस 2 है, और ये 100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो ही खत्म हो गया। तो फोर्स जो हो गया वो क्या हो गया 45/4 न्यूटन। आई बात समझ में? स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हमने वो सवाल किया, ठीक। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है इसका कुछ नेचर हम देखते हैं, ठीक है ना। इसका नेचर कुछ देखते हैं। हमने लिखा कि एफी यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग Q1 और Q2। यानी ये जो फोर्स लगेगा ना ये हमेशा आपको Q1 और Q2 जिस लाइन पर रहेगा उसी लाइन पर लगेगा। मानो कि ऐसे ऐसे यहां पे Q1 है और ये Q2 है, तो दोनों देखिए इसी लाइन पर है। अब बहुत बच्चा सोचता है कि अरे ये लाइन यहां से यहां तक ही है। हमने बोला एक्ट अलोंग, यानी ये वाला लाइन के अलोंग, तो ये वाला लाइन के अलोंग में क्या, इस लाइन पर एकदम इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको मैंने कहा कि फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वो किस लाइन के अलोंग लगता है, Q1 और Q2 दोनों मिलकर जो लाइन बनाता है उसी लाइन के अलोंग में लगता है ना, यानी इसी लाइन पर लगेगा। तो अगर Q1 Q2 सेम नेचर का रहेगा तो क्या ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। तो ये बात, अगर यही Q1 Q2 ऐसा रहता कि ये माइनस रहता ये प्लस रहता तो भी इसी लाइन पे फोर्स लगता, अट्रैक्टिव लगता, तब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहता, है ना। कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि अच्छा मानो कि Q1 ऐसे दिया गया है और Q2 ऐसे दिया गया है, और अब जो फोर्स लगेगा वो इस पर ऐसे लगेगा और इस पर ऐसे लगेगा, माइनस मान लीजिए, इसको मान लीजिए प्लस, इस पर ऐसे लगेगा, तो वो गलत सोचता है। आपको फोर्स जो लगेगा वो किस लाइन पर लगेगा, दोनों ने मिलकर जो लाइन बनाया है वो ये है, दोनों ये वाला लाइन पर लगेगा फोर्स, है ना। यानी आप अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हो इस तरीके से कि इस पर ऐसे लगा, ये वाला चार्ज यहाँ पर तो इस पर ऐसे लगेगा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होगा।
जो आपको फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, मान लीजिए कि Q1 ऐसे था मेरा और Q2 ऐसे था, तो आप ये दोनों के लॉन्ग में जो लाइन ज्वाइन करोगे वो ये वाला लाइन है ना, देखिए तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इधर में लगेगा रिपल्सिव फोर्स और इस पर इधर में लगेगा। आ रही बात समझ में, यानी दोनों मिल के जो लाइन बनाएगा, दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगा उसी के लॉन्ग में लगता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। रिपल्सिव रहेगा तो बाहर बाहर, अट्रैक्टिव रहेगा तो अंदर अंदर। ठीक, तो ये बात है ना। और इस प्रॉपर्टी में जरा सा देखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा हो जाए कि दो चार्ज दिया गया था अभी फिलहाल, Q1 और Q2, ऐसे दोनों के बीच का दूरी R, इस पर जो फोर्स लग रहा था वो इधर में F2 और इस पर जो फोर्स इधर में लग रहा था वो F1। अगर दिया गया कि इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, कि अगर ये वाला चार्ज इस चार्ज से बड़ा है तो किस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, Q1 पर कि Q2 पर, यानी कौन वाला फोर्स बड़ा होगा, F1 या F2? दोनों बराबर होगा भाई। हमने आपको कहा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने डिफाइन किया कूलम्स से, उसमें ही हमने कहा कि आपको दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी दोनों पर बराबर फोर्स लगता है। चार्ज बड़ा रहे या छोटा रहे कोई मायने नहीं है, अगर बड़ा है या तो छोटा है या तो बराबर है, कोई मैटर नहीं करेगा। आपको सभी केस में आपको फोर्स जो लगेंगे F1 F2 आपको मैग्नीट्यूड बराबर होगा। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? आपको अगर ज्यादा या कम फोर्स लगता तो दो फोर्स कूलम नहीं डिफाइन करते, एक ही फोर्स डिफाइन करते। एक ही फोर्स डिफाइन किया गया है और बोला गया है कि दोनों पे ऐसा ही फोर्स लगेगा, जो दोनों खुद पर फोर्स महसूस करेगा वो क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट्स इट। तो आपको चार्ज बड़ा हो, दोनों में से कोई एक बड़ा हो या तो दोनों बराबर हो, कोई मैटर नहीं करता है, दोनों पे आपको जो फोर्स लगता है वो बराबर मैग्नीट्यूड का लगता है। आ रही है बात समझ में? दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो बराबर मैग्नीट्यूड का लगेगा, कोई मैटर नहीं करेगा कि कौन चार्ज बड़ा है या कौन छोटा है, दोनों पर बराबर बराबर फोर्स ही लगेगा। ठीक, चलिए तो ये बात अब देखिए, जरा ध्यान दीजिए, ये लिख लेना कि आपको दोनों पे बराबर फोर्स ही लगता है, ठीक है ना, स्टार मार्क देकर लिख लेना। ठीक है, अब अगर देखो एक चीज को और समझो, अगर ऐसा देखिएगा आप, ये Q1 और ये Q2, अभी रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो Q2 पर एक इधर लगेगा और Q1 पे इधर लगेगा। अगर यही एक पॉजिटिव रहता Q1 और Q2 निगेटिव रहता तो Q1 पर ऐसे और Q2 पर ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स भी लगता, तो इस पर ऐसे और इस पर कैसे लगता, ऐसे लगता। अट्रैक्टिव फोर्स भी कैसे, इस पर ऐसे और इस पर ऐसे। रिपल्सिव भी लगता तो इस पर इधर, इस पर इधर। इससे एक बात तो तय है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भले बराबर होता है दोनों चार्ज पर, लेकिन डायरेक्शन दोनों चार्ज पे हमेशा अपोजिट होता है। देखो ना, इस पर इधर लग रहा है तो इस पे इधर लग रहा है। अभी इसमें भी अट्रैक्टिव वाले में देखो ना, इस पर इधर लग रहा है तो इस पे इधर लग रहा है ना। सर बात, तो आप इस चीज को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो भी कहना है कहो, जो भी कैसे कह दोगे। ठीक है, देखो भाई ध्यान दो,
यानी कह सकते हैं बोथ चार्ज है ना जी, बोथ चार्ज हैविंग फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होना है, अपोजिट होना है। हमने अभी दिखाया भी आपको, यानी दोनों ही चार्ज पर जो फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, चाहे कोई चार्ज बड़ा हो या छोटा हो कोई मैटर नहीं है, या तो बराबर हो कोई भी मैटर नहीं है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। इसमें भी कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा चार्ज निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या दोनों बराबर है, कोई मैटर नहीं करता। डायरेक्शन हमेशा दोनों पे अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। ठीक, चलिए तो पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, कंजर्वेटिव इन नेचर, ये कैसा नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। देखिए जितने भी फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं वो क्या होते हैं, आपको एकदम से नेचुरल फोर्स होते हैं, हैपनिंग इटसेल्फ, खुद से ही जो हो जाता है। जैसे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का है। तो सेम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का है। मैंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू अनदर्स पोजीशन, अनदर्स कर दीजिए, अनदर्स पोजीशन इज कंजर्व। जाहिर सी बात है भाई कि आपको कंजर्वेटिव फोर्स है और सेंट्रल फोर्स भी है, आगे हमने पॉइंट सेंट्रल लिखा है। तो एक चार्ज का एंगुलर मोमेंटम दूसरे चार्ज के पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो कंजर्व करेगा ही, आपने रोटेशन में पढ़ा भी है ये बात, ठीक है ना भाई। आगे देखिए, पढ़ा है ना कि कब कंजर्व करता है एंगुलर मोमेंटम, जब टॉर्क जीरो हो जाए, नेट टॉर्क जीरो हो जाए तभी ना जी। आगे देखिए अगला पॉइंट, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स है ना, देखो ना दोनों चार्ज के बीच में लग रहा है, दोनों चार्ज एक दूसरे पर लगा रहा है, इंटरनल ही है। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑफ सेंट्रल नेचर, सेंट्रल नेचर का होता है। तो सेंट्रल नेचर होने का मतलब होता है ना कि जो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसे ही हम सेंट्रल नेचर का फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशन भी सेंट्रल नेचर का है। आई बात समझ में। अब देखो कूलम्स लॉ सब जगह नहीं अप्लाई हो जाएगा, इसका कुछ कंडीशन है, हमने लिख दिया है कंडीशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का कंडीशन है बाबू, सब जगह कूलम्स लॉ नहीं अप्लाई कर दोगे। कंडीशन क्या क्या है, अप्लाई ऑन पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ हमेशा छोटा चार्ज पर, पॉइंट चार्ज पर अप्लाई होता है, ठीक है। अगला क्या है, अप्लाई ऑन चार्ज इज इन रेस्ट। कूलम्स लॉ उसी चार्ज पर अप्लाई होगा जो रेस्ट में होगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कहा कि आप स्टडी करेंगे चार्जेज का जिसमें कम से कम एक को रेस्ट में होना चाहिए, लेकिन कूलम्स लॉ में अलग बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में ही कूलम्स लॉ है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और सब भी बातें पढ़ना है ना भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में बात बोला गया था ना कि कम से कम एक चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सब हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन कूलम्स लॉ जो अप्लाई होगा, अगर दो चार्ज आप लेंगे तो दोनों को रेस्ट में रखना पड़ेगा, अगर तीन चार्ज लेंगे तो तीनों को रेस्ट में रखना पड़ेगा, चार चार्ज तो चारों को रेस्ट में रखना पड़ेगा, तब आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे। आ रही बात समझ में। तुम लोग तीन चार्ज पे कैसे करेंगे, अरे पागल, पेयर नहीं बन जाएगा क्या, दो पेयर बनेगा, पहला और दूसरा का, है ना, दूसरा और तीसरा का, और तीसरा और पहला का, तीन पेयर बनेगा, आराम से लगेगा। ठीक, आपको तो अप्लाई ऑन चार्ज इज इन रेस्ट, फिर क्या, अप्लाई ऑन चार्ज एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि कूलम्स लॉ बहुत दूर दूर पर चार्ज रखा हुआ है तो लग जाएगा। कूलम्स लॉ बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे दो चार्ज रखा हुआ रहता है तब लगता है, ठीक है। आगे फेल इन न्यूक्लियस, कूलम्स लॉ आपको न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। चलिए
स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। आइए कुछ सवाल करते हैं, है ना। मान लो कि मैंने कहा कि दो चार्ज जो कि 1 मीटर के दूरी पर रखा गया था, चार्ज क्या है दोनों, क्यू क्यू बोला गया है कि दो चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड 1 मीटर के दूरी पर रखा गया था। बोला गया फाइंड मिनिमम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन लिखा गया नहीं, मिनिमम, यानी मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालिए। अगर दो चार्ज क्यू 1 मीटर के दूरी पर रखा गया तो मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालिए। बिल्कुल निकाल लोगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को निकालो, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर आप क्या लिखोगे, 9 × 10⁹ के का वैल्यू या तो 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है, इंटू Q1 Q2, तो Q ही है तो Q², देखो ना दोनों तो Q ही है ना, तो Q² अपॉन R², 1 मीटर है तो रहने दीजिए वैसा ही 1। अब एक बात बताओ, फोर्स आपको मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम फोर्स चाहिए तो इसमें Q पर ही डिपेंड करेगा कि मिनिमम फोर्स होगा कि मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तो एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। तो मिनिमम फोर्स कब होगा, जब Q मिनिमम हो जाए, यानी Q² मिनिमम हो जाए। तो Q का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, अरे सबसे छोटा चार्ज, Q का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम, यही होता है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज होता है, Q का सबसे छोटा वैल्यू होता है, बताया था हमने। पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो F E मिनिमम और क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू Q² यानी 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बाबू, 9 × 10⁹ और ये 2.56 होगा कि नहीं, 1.6 का स्क्वायर और ये 10⁻38। ठीक है, तो यही हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आपको क्या आएगा, मिनिमम फोर्स आएगा। ठीक है ना, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी 18 और उसके बाद में 9 का आधा कितना होता है, 4.5 और 6 भी है तो 9 कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 63, तो ये हो जाएगा 23.3 होगा करीब करीब, देख लीजिएगा 23.3 गुने आपको 10⁻−29। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए, तो ये चीज अब देखो, ऐसा ही सवाल और भी अगर आपको मिले तो कर सकते हैं क्या। अभी बिल्कुल आसान आसान सवाल करवा रहे हैं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाए। मान लीजिए कि एक ब्लॉक ऐसे लिया गया है, अब इसका मास क्या ले लें, चलो इस पे पहले चार्ज लो, इस पर चार्ज जो है वो है 2 × 10⁻⁻6, ठीक है, कूलम। एक यहां पे चार्ज है, मतलब इसी हाइट पे, इसी लेवल पे एक यहां पर चार्ज है, वो है 4 × 10⁻⁻6, ये वाला चार्ज। इसका मास, ब्लॉक का मास जो है वो दिया गया है 2 kg। तो आपसे पूछा जाए कि फाइंड फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी फाइंड μs क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। फाइंड μs दैट ब्लॉक
मेंटेन इंटरेस्ट। सवाल को समझिए पहले। सवाल में दिया गया कि एक ब्लॉक है जो 2 kg का है, ब्लॉक पर ऊपर चार्ज रखा गया 2 × 10⁻⁶ कूलम का। आपको इससे कुछ दूरी पर, ये दूरी को क्या ले लीजिएगा, 1 मीटर ले लीजिए, ठीक है। इससे 1 मीटर के दूरी पर आपको एक और चार्ज रखा गया जो 4 × 10⁻⁶ कूलम था। तो बोला गया कि आपको सरफेस और इस ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन होगा, उसका स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना हो कि ये ब्लॉक खुद को रेस्ट में रखे, ये ब्लॉक खुद को रेस्ट में रखे। तो भाई देखिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इस वाला चार्ज के वजह से इस पे क्या रिपल्सिव फोर्स इधर में लगेगा, तो इधर में लगेगा तो ये वाला ब्लॉक क्या इधर जाना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि हम इधर जाएं, है ना। ये क्या चाहेगा कि हम इधर जाएं, क्योंकि उस चार्ज की वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो इधर कब नहीं जाएगा, जब फ्रिक्शन उतना ही इधर लग जाए। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या होता है काम, स्टैटिक फ्रिक्शन का काम यही है कि आपको जितना कोई फोर्स लग के किसी चीज को डिस्प्लेस करना चाहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उतना ही अपोजिट लग के उसको क्या करता है, रोकता है। एक्चुअली में हमने आपको पढ़ाया है कि फ्रिक्शन क्या मोशन को रोकता है, रिलेटिव मोशन को रोकता है, रिलेटिव मोशन को रोकता है। यानी फ्रिक्शन चाहेगा कि इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में मोशन ना हो, दोनों का रिलेटिव मोशन ना हो। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बाबू। तो इस वाले ब्लॉक पे इधर में लगेगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, है ना। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाएगा। और तो देखिए, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाएगा, तो आपको फाइंड म्यूएस कहा गया है। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये डिस्प्लेस ना हो, इसका मतलब एफी बराबर एफआर होना होगा, तब नहीं डिस्प्लेस होगा। तो तब डिस्प्लेस नहीं होगा, तो सबसे पहले आप एफी निकालिए, एफी निकालो भाई, क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ गुने 2 × 4 8 गुने 10⁻⁻12। अरे लिखेंगे 10⁻⁻12। और देखिए, नहीं दिख रहा है क्या, (10⁻12), ये 10 के पावर में है, लिखेंगे। डिस्टेंस 1 है तो छोड़ दीजिए वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तब आप इस चीज को लिखिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, 72 इंटू ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3। यही है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी होना चाहिए, तो इतना ही होना चाहिए, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 72 इंटू 10⁻⁻3 बराबर फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होगा बाबू, म्यू इंटू एम जी। तो म्यू इंटू एम जी क्या आ जाएगा, 2 kg का है तो 20, है ना। देखो ना, फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स बराबर आप जानते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स ऐसा अगर नॉर्मल है, तो अगर इधर में फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन बराबर आप जानते हैं म्यू इंटू नॉर्मल। तो अभी नॉर्मल और एम जी क्या होगा, बराबर होगा, नीचे में एम जी लगेगा, है ना। तो म्यू इंटू एम जी, तो म्यू इंटू 20, तो म्यू निकाल लीजिए यहां से, म्यू क्या आ जाएगा, 72 इंटू 10⁻⁻3 बाई 20, ऐसा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कटेगा ना। तो 36 इंटू ये देखिए एक जीरो और ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁻4, यही क्या होगा
म्यू का वैल्यू होगा, यही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा, है ना। तो समझ में आया बात। चलो, तो आपको इस टाइप का सवाल मिलते रहेंगे, आप करते रहेंगे। बाय द वे, कभी ऐसा सवाल दे दिया जाए कि एक रस्सी है, एक रस्सी से दो चार्ज को बांध दिया गया था, ठीक है। चार्ज Q और Q था, दोनों बराबर ही था, और Q का वैल्यू दिया गया था 2 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। रस्सी की लंबाई 2 मीटर। पूछा गया कि आपको फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी इस रस्सी में कितना टेंशन होगा। सोचो, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को धक्का देना चाहेगा। तो ये लेकिन रस्सी से बांधा हुआ है तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, तो रस्सी क्या होगा, टाइट होगा। रस्सी क्या होगा, टाइट होगा। और कितना टाइट होगा, जितना आपको रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी जितना फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा उतना ही टाइट होगा ना जी। जैसे दोनों एक दूसरे को ये धक्का देके जाना चाहता है और रस्सी से बंधा हुआ है, तो रस्सी में कितना तनाव डेवलप होगा, कितना फोर्स डेवलप होगा, जितना रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वही क्या है, टेंशन फोर्स है। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकाल दीजिए, तो 9 × 10⁹ इंटू 4, है ना, दोनों चार्ज तो बराबर है, 2 2, तो 4 और 10⁻⁻14 अपॉन डिस्टेंस क्या है, 4, एक्चुअली 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 4 से 4 चला गया, तो क्या आ जाएगा फोर्स भाई, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁵, यही क्या हो जाएगा, टेंशन। आई बात समझ में। चलो ये बात, तो ये इस टाइप का सवाल हमने देखा। तो आपको इस टाइप के सवाल मिलते रहेंगे, आप करते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए जरा हम देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का सुपरपोजिशन, देखो शब्द सुपरपोजिशन बड़ा ये है, वेब वगैरह में आप पढ़े थे सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब क्या, यानी आपको एक ही जगह पे कई चीजों का आ जाना, उसी को क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। एकदम से ठेठ भाषाएं बोले तो क्या, एक ही जगह पे कई चीज आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। यानी मानो कि पहले से कोई लड़का यहाँ पे ऐसे धड़ाम से गिरा, कोई और आगे उस पर धड़ाम, फिर एक और धड़ाम धड़ाम धड़ाम, सब उसी पे गिरते जा रहा है, सब सुपरपोज होते जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स का सुपरपोजिशन का मतलब क्या, एक ही पॉइंट पर ढेर सारा फोर्स आ जाना। मानो कि मेरा ये हाथ है, यहाँ पे एक लड़का इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है, तो ये इस हाथ का ये वाला पॉइंट पे क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है, ढेर सारा फोर्स लग रहा है ना। तो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी किसी एक पॉइंट पे ढेर सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, उसे ही हम बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो फोर्स है, किसी एक पॉइंट पे ढेर सारा फोर्स लगेगा, तो उसका कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स निकाल देंगे वेक्टर के तरीके से, है ना। फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर के तरीके से। चलिए फिर भी देखते हैं। मैंने लिखा कि एक चार्ज Q1 था, ऐसे यहाँ पे बड़ा वाला Q1, और ऐसे यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4, यहाँ पे Q5, इधर में Qn। दूरी दिया गया है, Q1 से इस वाले चार्ज का दूरी R1, Q2 से R2, Q3 से R3, Q4 से R4, Q5 से R5 होता, हमने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, Qn से Rn।
अब आपको इस Q पर जो फोर्स लग रहा होगा, टोटल फोर्स, वो क्या लग रहा है, एक बार ये भी लगा रहा होगा, एक बार ये भी लगा रहा होगा, एक बार ये भी लगा रहा होगा, एक बार इसके चलते भी लग रहा होगा, एक बार इसके चलते, यानी जितना भी चार्ज दिया गया सबके चलते इस पर फोर्स लग रहा होगा। इन दोनों के बीच लग रहा होगा ना कोई फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच भी रिपल्सिव फोर्स, इन दोनों के बीच भी रिपल्सिव फोर्स, इन दोनों के बीच भी रिपल्सिव फोर्स, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या, ढेर सारा फोर्स लग रहा है। तो इस पे जो सारा फोर्स जो लग रहा है उसी फोर्स का नेट कहिए, एफ नेट, रिजल्टेंट फोर्स कहिए या टोटल फोर्स कहिए, एक ही बात है। तो हमने लिखा एफ नेट ऑन क्यू, यानी क्यू पे लगने वाला पूरा फोर्स। तो हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा इसके चलते इस पे जो लग रहा होगा वो क्या होगा, Q1 Q R1 स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, प्लस इसके चलते जो लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q बाई R2 स्क्वायर, इसके चलते जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q बाई R3 स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, सीधा बाकी सब छोड़ दीजिए, सीधा एन वाला लिखिए आप, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q बाई Rn स्क्वायर। अरे बीच में ऐसे दिया गया नहीं कि बीच में आपको इसके चलते वाला फोर्स भी लिखा गया, इसके चलते वाला फोर्स भी लिखा गया, नहीं, बीच में जितना है सब फोर्स लिखा गया है, ठीक। चलिए, अच्छा किसी के मन में ये सवाल भी है क्या कि सर ये दोनों के बीच भी तो फोर्स लग रहा होगा और ये दोनों के बीच भी तो फोर्स लग रहा होगा, आप चालाकी मार रहे हैं, वो वाला नहीं लिख रहे हैं। भाई अगर ऐसा मन में ख्याल आ रहा है तो बड़े विद्वान व्यक्ति हो तुम। अरे भाई बिल्कुल ये दोनों के बीच फोर्स लगेगा और ये दोनों के बीच भी लगेगा और ये दोनों के बीच भी लगेगा, लेकिन हमको लिखने का क्या फायदा, हमको फोर्स इस पर चाहिए ना, तो हम सिर्फ ये ध्यान दें कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है और कौन कौन फोर्स लग रहा है, जिस पर फोर्स निकालना है सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो इस पर जितने तरीके का फोर्स लग रहा है वो हमने लिख दिया। चलो, जब लिख दिया तो इस चीज को एफ नेट ऑन क्यू, देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बड़ा वाला क्यू क्या है, कॉमन है ना, तो उसको लिख लीजिए, या तो ऐसे भी कर सकते हो, मान लो इस वाले फोर्स को F1 मान लेते हैं, F1, इस दूसरे वाले को F2 मान लेते हैं, तो F2, तीसरे वाले को F3, तो F3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले को Fn मान लेते हैं, Fn, यानी जितना फोर्स लगते रहेगा सबका क्या, वेक्टर सम, सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा, वेक्टर तरीके से सबको जोड़ लेंगे, ठीक। तो यही है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। आई बात समझ में, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस पर सवाल वगैरह कर लीजिए, ठीक है ना। मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे दिया गया, क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला साइड 3 था, ये वाला साइड 4 मीटर और ये वाला साइड 3 मीटर, यहां पे चार्ज Q1 था जो कि 1 माइक्रोकूलम था, यहां पे चार्ज था Q2 जो कि 2 माइक्रोकूलम था, यहां पे चार्ज था Q3 जो कि 3 माइक्रोकूलम था। अगर ये पॉइंट मानिए C है तो पूछा जाए फाइंड एफ नेट, यानी टोटल फोर्स, एफ नेट ऑन
पॉइंट सी। सवाल समझ लीजिए पहले, एक राइट एंगल ट्रायंगल साइड दिया गया 3 4, तो ये हाइपोटेनस तो 5वां ही जाएगा। तो पूछा गया चार्ज भी दिया गया तीनों वर्टेक्स पे, तो पूछा गया कि आपको सी पर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। तो निकाल दीजिए कि सी पर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। सी पर देखो, सी पर एक बार Q1 के चलते फोर्स लग रहा होगा ना। एक बार Q1 के चलते क्या रिपल्सिव फोर्स तो नीचे में, एक बार इस पर फोर्स इस चार्ज के चलते लग रहा होगा, ये भी क्या रिपल्सिव इधर में। और कोई फोर्स लग रहा है नहीं। अरे भाई इस पर 2 ही फोर्स लगाना है, एक बार ये वाला चार्ज लगाएगा और एक बार ये वाला चार्ज लगाएगा। ये वाला चार्ज रिपल्सिव इधर लगाएगा, ये वाला चार्ज रिपल्सिव इधर लगाएगा। और कोई फोर्स है नहीं है, देख लो। देखो भाई देखो, इस पर जो फोर्स लगेगा एक बार, मान लो इसके चलते जो फोर्स लगा Q1 के चलते वो F1 और Q2 के चलते लगा वो F2, इधर ही लगेगा ना। देखिए ऐसा लगेगा, दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो कि आप F1 और F2 निकाल लीजिए। F1 निकालो भाई, दूरी 3 है, 1 माइक्रोकूलम या 3 माइक्रोकूलम, तो 9 इंटू 10⁹ और 1 गुने 3 और बताओ माइक्रोकूलम है दोनों, यहाँ भी और यहाँ भी, तो माइक्रो 10⁻⁶, तो माइक्रो गुना माइक्रो 10⁻⁶ 10⁻⁶ 10⁻12। अब कितना लोग सोच रहा होगा कि सर यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम था, यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम और आप 10⁻12 लिख दिए। अरे भाई 10⁻⁶ गुने 10⁻⁻⁶ 10⁻12, 1 गुने 3 होगा। अब दूरी क्या, 3 का स्क्वायर 9 ने 9 को उड़ा दिया, ठीक। चलो भाई 9 से 9 चला गया, तो क्या बच गया F1 जो मेरा बच गया वो 3 गुने 10⁻⁻3, ठीक। F2 देख लेते हैं आप, F2 क्या Q2 जो इस पर लगा रहा है, देखो ये इधर लगेगा, ये क्या होगा 9 इंटू 10⁹9 गुने ये वाला 2 माइक्रोकूलम, ये वाला 3 माइक्रोकूलम, 2 गुने 3 6 माइक्रो गुने माइक्रो 10⁻⁻12। दूरी क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक। अब देखो भाई ये ऐसा हो गया, तो काट दो इसको, क्या 2 से काटोगे तो 8, 2 से काटो तो 3, तो F2 जो हो गया वो क्या हो गया 9 गुने 3 27 गुने 10⁻⁻3 और बाई 8, यही F2 हो गया। अब F1 और F2 दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो भाई, ठीक है ना। निकालो रिजल्टेंट, तो दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है और देखिए 10⁻³ दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है ना। तो F नेट बराबर लिखो, परपेंडिकुलर हो जाता है, जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता है तो क्या रिजल्टेंट बराबर हो जाता है a² प्लस b² का अंडर रूट, यानी पहला वाला वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का अंडर रूट। अब कितना लोग को ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा, तो समझाते हैं उनको। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 2 F1 F2
cos 90 डिग्री। देखो भाई, फोर्स को अगर जोड़ना हो ना, फोर्स को क्या करना हो, जोड़ना हो, फोर्स को अगर आपको जोड़ना हो ना तो कैसे जोड़ा जाता है? दोनों फोर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए और ऐसे जोड़ देना इसी फॉर्मूले पे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। cos थीटा कौन? दोनों के बीच का एंगल। तभी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था, हम cos 90 डिग्री लिखें। cos 90 का वैल्यू 0। ये एकदम नहीं, जिसको पता है वो एकदम से याद कर लेगा कि फोर्स को ऐसे ही जोड़ा जाता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, दो फोर्स को अगर जोड़ना हो तो ऐसे ही जोड़ते हैं, ये बात एकदम याद कर लीजिए। ठीक, चलो भाई देखो ध्यान दो, तो cos 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। cos 90 का वैल्यू 0 होता है। हटाओ, खत्म करो इसको। चलो खत्म हो गया वो। अब यही बच गया। अब जब यही बच गया, तुमको पता है F1 F2 का वैल्यू पता है कि नहीं पता है तो यही तो है, तो लिख दो। क्या लिखोगे? 3 गुने 10 के पावर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 27/8 गुने 10 के पावर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, अब अगर ध्यान दो तो एक बात आपको समझ में आएगा, 10 के पावर माइनस 3 है क्या दोनों में, और देखिए 3 भी दोनों में है। ये देखो ना, 3 गुने 9 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो कॉमन कर लीजिए, 3 गुने 10 के पावर माइनस 3, ये क्या हो गया? बाहर निकल गया, क्योंकि दोनों में था, दोनों में था और स्क्वायर नहीं था। तो 3 गुने 10 के पावर माइनस 3 का स्क्वायर को कॉमन करोगे और बाहर निकाल दोगे तो 3 गुने 10 के पावर माइनस 3 ही बच जाएगा ना जी। अरे देखो ना यार, ये स्क्वायर है, इसको बाहर करोगे तो क्या इतना ही बच जाएगा ना। तो यहाँ पे इतना कॉमन ही कर लिए पूरा, तो ये 1 बच गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तुमने कॉमन किया 3 गुने 10 के पावर माइनस 3 को, तो 10 के पावर माइनस 3 तो चला गया, यहाँ क्या बच गया? 9 बच गया। तो 9/8 का स्क्वायर। देखो भाई, अब यही बच गया। अब जब यही बच गया तो कर लीजिए इसको सॉल्व, कोई भारी बात नहीं है। हाँ, ये क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 देखो इधर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 9 का क्या होता है? 81 होता है बटा 64। जोड़ दो भाई, 64 में 81 कितना होता है जी? बोले हमको क्या पता, 145 होगा। ठीक है, तो 3 गुने 10 के पावर माइनस 3 बटा 64, रूट में उसको बाहर लाओ तो 8 अंडर रूट 145। यही हो जाएगा नेट फोर्स। ठीक, अब ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आया। अगर इसका डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन कैसा होगा, तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्शन कैसे? ये फोर्स जब भी आएगा तो ऐसे आएगा। अब बताओ इसके साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं भाई, निकाल लीजिए ना। अगर ये थीटा मानोगे और ये रिजल्टेंट फोर्स था, ऐसे ले लो, ट्रायंगल बना लो, तो ये थीटा, तो ये बेस, और ये क्या? हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा निकाल दीजिए ना। कॉस थीटा और क्या होता है बताओ? बेस बाय हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है? ये वाला फोर्स कितना था? F2, ये था 27/8 गुने 10 के पावर माइनस 3 में हाइपोटेनस से भागा दो, ये क्या है? 3 गुने 10 के पावर माइनस 3/8
गुने √145। 8 से 8 गया, 10 के पावर -3 से 10 के पावर -3 गया, है ना। आपको ये ऊपर हो जाएगा 9, है ना जी। तो ये बात तो क्या हो गया, cos थीटा बराबर 9/√145। ठीक, चल तो ये बात, इस टाइप का सवाल हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, इस पे सभी साइड पे चार्ज क्यू 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 दिया गया था, और यहां पे एक स्मॉल चार्ज क्यू लिया गया था। अब पूछा गया फाइंड एफ नेट ऑन अ स्मॉल क्यू। इस छोटे वाले क्यू पर एफ नेट बताइए। तो इस पर जो फोर्स लगेगा बाबू, देखो तो कैसे कैसे लगेगा। एक बार ये लगाएगा इधर F1, एक बार ये लगाएगा इधर F2, एक बार ये लगाएगा इधर F3, और एक बार ये लगाएगा इधर F4। लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। ऐसा जब इस तरीके से फोर्स लग रहा है इस पर, तो टोटल 4 फोर्स लग रहा है, चारों का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि देखो चारों चार्ज क्या है जी, बराबर है, और ये वाला चार्ज क्यू है। तो और देखो ये सेंटर पे एकदम है, तो जितना ये दूरी होगा उतना ही ये दूरी, इतना ही ये दूरी, इतना ही ये दूरी, डायगोनल का हाफ। तो फोर्स लिखोगे F1 F2 F4, F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर F4, तो क्या हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। 9 × 10⁹ गुने Q, इसको पहले लिखो F1 को, Q गुने Q, और भाई दूरी ये डायगोनल के आधा का स्क्वायर, तो जो भी d/2 लिखो, d/2 का स्क्वायर। अब F2 लिखोगे ये वाला, या क्या Q गुने d/2, फिर वही दूरी है। F3 लिखोगे Q गुने d/2 का स्क्वायर, यानी सब फोर्स बराबर है क्योंकि दूरी भी बराबर है। अब देखो 4 फोर्स है, क्योंकि चारों बराबर मैग्नीट्यूड का है, और कंजुगेटिव फोर्स के बीच का एंगल सबका बराबर बराबर है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लैमिस थ्योरम कहता है, बाय लैमिस थ्योरम कहता है कि बराबर फोर्स लगते रहे 4 फोर्स, और 90 डिग्री हो सबके बीच परस्पर कोण, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F नेट बराबर F1 + F2 + F3 + F4 बराबर 0। ठीक, अगर जिनको ये बात नहीं समझ में आ रहा है वो हमारा वेक्टर का लेक्चर देख लें, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाला लेक्चर वेक्टर का देख लें। आपको बहुत अच्छे से फोर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए लैमिस थ्योरम वगैरह उसे बताया गया है, वो देख लें। उसके बाद ये लेक्चर देखिए और ये सब सवाल देखिए, आपको बहुत अच्छे से सब सवाल समझ में आएगा। ठीक है।